नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी और ये देखिए, अतीक की सीक्रेट एस नाम पता मिल गया। ये खबर हम आपको दिखाएंगे बहुत डिटेल में, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो वाकई में सोचने को मजबूर कर रही हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर दर्ज वाले आदेश पर बोले कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ब्रजभूषण ने यह कहा, मुझे न्यायपालिका की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ब्रजभूषण ने यह कहा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। 3 मई से देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कही। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक में कल से पीएम का धुआंधार प्रचार। 3 चुनावी रैलियों से प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4:30 बजे नॉर्थ बेंगलुरु में पीएम का रोड शो। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के में सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा आपराधिक साजिश के पीछे मनीष सिसोदिया का दिमाग। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को साजिश का मेन आर्किटेक्ट बताया। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर बोले नीतीश, रिहाई को लेकर विरोध करने का कोई तुक नहीं है। नीतीश ने कहा कानून में संशोधन से सब बराबर हो गया तो विरोध क्यों। और छठी ब्रेकिंग न्यूज, समलैंगिक विवाह के खिलाफ राष्ट्रपति को पूर्व अधिकारियों का लेटर। 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा खत लिखकर राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की है। 7वीं बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव को लेकर है। सीधे आइए, यूपी निकाय चुनाव को लेकर, यूपी निकाय चुनाव पर बीजेपी का बड़ा फैसला। निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी नहीं करेगी बीजेपी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बस प्रचार प्रसार करेगी। और बड़ी खबर 8वीं जो खबर है, सूडान से भारतीयों के 11वें जत्थे को निकाला गया। इंडियन एयरफोर्स के विमान से 135 भारतीय सूडान से रवाना, लेकिन इस बीच सूडान से निकाले गए 392 भारतीय जिद्दा से दिल्ली पहुंचे हैं। और 9वीं बड़ी खबर, एक अच्छी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अच्छी खबर। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल सबसे तेजी से बढ़ेगी। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था का टारगेट 5.9% दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अब शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे शो की। आज की क्या क्या बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है, अतीक मामले में आज एक दूसरी महिला का नाम आया है सामने। सवाल है कि क्या वो महिला सब जानती है। सीक्रेट एस पर बड़ा खुलासा। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली ने आईना दिखाया तो बीजिंग क्यों बौखलाया। पाकिस्तान का डर भी आज बेपरवाह होगा। तीसरी बड़ी खबर दिखाने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि केजरीवाल के सरकारी बंगले से जुड़ा है क्या मामला। क्या पीएम हाउस की तरह सरकारी घर बनवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? क्या है दावों की हकीकत, यह हम आपको दिखाएंगे। फिर इसके बाद चौथी बड़ी खबर जो है वो जरा देखिए, एक सीएम के सचिवालय और उनके अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। क्या एक छिपकली के डर से कोई सीएम 617 करोड़ रुपए फूंक सकता है? देखिएगा जरूर। और 5वीं खबर, कर्नाटक की सियासी फ्राइडे पिक्चर है। जहरीले सांप के बाद अब विश्वकन्या की एंट्री हो गई है। लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं आज की कवर स्टोरी, हमारी आज की लीड स्टोरी से। सीधा ही, अतीक की सीक्रेट एस नाम पता मिल गया है। 15 अप्रैल को शूटआउट में अतीक मारा गया। ये वो अतीक था जिसमें बहुत अकड़ थी, बाहुबली होने की हनक थी, दौलत जुटाने की सनक थी और मौत के खेल से खेलना उसके जुर्म की दुनिया का असूल था। अतीक के बारे में दुनिया अब तक यही जानती थी, लेकिन अब अतीक के अतीत को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि अतीक और शाइस्ता के बीच कोई दूसरी महिला भी थी। अतीक और शाइस्ता, अतीक, शाइस्ता और वो, खबर है कि उस वो पर माफिया मेहरबान था। उसे अतीक के गुनाहों के सारे राज पता थे। इस वो के बारे में जानकर प्रयागराज पुलिस की नींद उड़ गई है और अब पूरा महकमा इस रहस्यमयी औरत की तलाश में जुटा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अतीक की कमान संभालने वाली थी। क्या अतीक की वो का उमेश पाल मर्डर से भी कोई कनेक्शन है? अतीक की वो जेल में मिलने बार बार क्यों जाती थी? क्या अतीक की वो का सच
शाइस्ता जान चुकी थी क्या अतीक की वो डबल मर्डर का कारण बन गई। आप भी सोच रहे होंगे कि अतीक की वो आखिर है कौन, उसका नाम क्या है, पता ठिकाना क्या है, अतीक के गैंग से उसका कनेक्शन क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। दावा किया जा रहा है कि यही है अतीक की वो जिसका नाम शबाना है। प्रयागराज में बुर्के वाली एक अनजान औरत पुलिस मान रही है कि जिसका पकड़ा जाना शाइस्ता जितना ही जरूरी है। नाम शबाना वैसे तो एक बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ की एक शबाना और अतीक से उसके रिश्तों का फसाना चर्चा में है। अतीक और शाइस्ता यानी कि मियां बीवी के रिश्तों के बीच आई बुर्के वाली वो महिला जिसका राज आहिस्ता आहिस्ता बेपर्दा होने लगा है। टीवी 9 का पहला चौंकाने वाला खुलासा ये है कि शबाना प्रयागराज के करेली की रहने वाली है और खबर है कि अतीक और शाइस्ता के बीच शबाना को लेकर कई बार झगड़े भी हुए थे। जो नौकर पुलिस ने शाइस्ता का गिरफ्तार किया उससे पूछताछ में पता चला है कि इस महिला को लेकर के अक्सर शाइस्ता और अतीक के बीच में कहासुनी और झगड़ा भी कह सकते हैं आप, ऊंची आवाज में बातचीत होती थी। अतीक, शाइस्ता और वो की ये फिल्म जैसी कहानी का किस्सा बस इतना भर नहीं है। शबाना पर टीवी 9 का एक खुलासा ये भी है कि अतीक बहुत पहले जब देवरिया और प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था तो शबाना उससे मिलने अक्सर जाया करती थी। और अगला विस्फोटक खुलासा ये है कि शबाना उमेश पाल की हत्या से चंद रोज पहले ही अतीक से मिलने साबरमती जेल भी गई थी। तो सवाल ये कि क्या शबाना का उमेश पाल शूटआउट से कोई कनेक्शन है? आपको ये फोटो दिखाना चाहते हैं हम। ये जो फोटो है वो शबाना का फोटो बताया जा रहा है। जब अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर के आए थे तो ये फोटो पुलिस के हाथ लगा है। ये कोर्ट परिसर में मौजूद थी और अतीक अहमद को दूर से देख रही थी। टीवी 9 पर शबाना को लेकर अंतिम खुलासा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। शबाना का अतीक के परिवार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन प्रयागराज में अतीक ने शबाना को एक घर भी दिलवाया था। पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज। एक बहुत बड़ा डाउट सामने आ रहा है। जिस दिन जिस वक्त अतीक की हत्या हुई, जब पुलिस गाड़ी से उतरता है और इधर मुड़ के कुछ देखता है और कुछ नोट करता है, तो क्या वहां पर भी शबाना थी? सोचने वाली बात है। शबाना यूपी पुलिस के रेडार पर है। उमेश पाल के अलावा अतीक अशरफ हत्याकांड से जोड़कर भी उसे देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अतीक की जिंदगी में शबाना की एंट्री को शाइस्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और शबाना के लिए शाइस्ता भी दुश्मन बन चुकी थी। जहां तक बात शाइस्ता की है तो पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के चकिया वाले पुराने घर पर सभी शूटर्स इकट्ठा हुए थे। रात के अंधेरे में सबसे पहले शूटर्स पहुंचे, फिर थोड़ी देर बाद शाइस्ता वहां आई। उसने शूटर्स को पैसे दिए। शाइस्ता इसके बाद वहां से अपने घर की ओर निकल गई। शूटर्स भी पीछे पीछे शाइस्ता के घर गए। वहां सभी ने कुछ कपड़े लिए और फिर फरार हो गए। शाइस्ता और शबाना के सामने आने के बाद इस हत्याकांड के बहुत सारे राज से पर्दा हटेगा। लेकिन इसी हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। आज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान यूपी सरकार से तीखे सवाल पूछे कि अतीक और अशरफ को अस्पताल पैदल क्यों ले जाया जा रहा था, उन्हें एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल के अंदर क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी, हत्यारों को कैसे पता कि अतीक वहां आने वाला था। कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। लेकिन अब यह देखें, चीन पाकिस्तान दो दुश्मनों की बोलती बंद। अब खबर थोड़ी बदल रही है। फिक्र आपकी में अब खबर चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद होने वाली। दिल्ली में गुरुवार को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद कैसे 8,188 किलोमीटर दूर
बीजिंग में बेचैनी बढ़ गई है और इस्लामाबाद तक घिग्गी बन गई है। इसकी तस्दीक 3 तस्वीरें कर रही हैं। ध्यान से देखिए अब आप। पहली तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन के रक्षा मंत्री को कड़ा संदेश है। दूसरी तस्वीर में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की बौखलाहट है। पहली तस्वीर में हाथ नहीं मिलाया गया, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार किया गया। और तीसरी तस्वीर देखिए, उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर, खौफ दिखता है। सबसे पहले आपको बीजिंग की बौखलाहट दिखाते हैं जिनपिंग के माउथपीस, जिसको अमेरिका ऑफिशियल माउथपीस ऑफ चाइना कहता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, इसमें भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी। एलएसी पर तनावपूर्ण संबंधों को लेकर भारत को बिन मांगी नसीहतें दी। अखबार ने चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि भारत को उकसावे वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। एलएसी के हालात पर लगातार भारत भड़काऊ बयान दे रहा है। चीन पर पुराने समझौते के उल्लंघन का आरोप निराधार है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने एससीओ समिट को लेकर अपनी बौखलाहट बयां कर दी। अखबार ने लिखा, एससीओ बैठक पर भारत का स्टैंड उकसाने वाला है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की भड़काऊ टिप्पणी से विवाद बढ़ सकता है। भारत की भड़काऊ टिप्पणी से सहयोग कमजोर पड़ सकता है। तो कल एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में ऐसा क्या हुआ था कि बीजिंग बेचैन हो उठा? एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की थी। यह देखिए अब आप। ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री से हैंडशेक किया गया। तस्वीर देखिए। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से हैंडशेक किया गया। हैंडशेक कब से खबर होने लग गई? देखते जाइए, हम बताते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री से भी हैंडशेक किया गया, लेकिन यहां पर वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। याद है आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था किस तरीके से हाथ जोड़ के, हाथ नहीं मिलाया गया, हाथ जोड़ दिया गया। इस समिट में जब गलवान घटना के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर, जो कि नए डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका आमना सामना हुआ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से हाथ ना मिलाकर नमस्कार करके कर्टसी भी दिखाई और कड़ा मैसेज भी दे दिया। वो कहा ना कि ट्रस्ट एंड वेरीफाई, चीन के साथ वेरीफाई एंड देन मे बी ट्रस्ट। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक लाइन हुआ करती थी चाइना के लिए। पहले चीनी डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान से बीजिंग को नए हिंदुस्तान की नई नीति से परिचय करवा दिया। ये देखिए बाप, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आज मुलाकात की है रूस के रक्षा मंत्री से। भारत चीन के संबंध सीमाओं की शांति पर निर्भर है, बयान यह था। जूम इन करिए फिर। संदेश, एलएसी पर हरकतों से बाज आए चीन, सख्त मैसेज दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए। अब जो कहा गया है, पुराने समझौते के अनुसार एलएसी के मसले का हल हो। संदेश, एलएसी पर चीन अपने दायरे में रहे क्योंकि भारत पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट, समझौते के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान। संदेश, चीन मनमानी करेगा तो भारत जवाब देगा। क्लियर कट मैसेज दिया गया है। एलएसी पर डी एस्केलेशन के साथ डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, और इसी ऑर्डर में होना चाहिए, यह बयान था। एलएसी पर आक्रामकता छोड़े बीजिंग क्योंकि भारत तैयार है। सोचिए जरा, यह एक बहुत कड़ा मैसेज था। और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। आज एक झटके में भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को चित कर दिया है। पुंछ अटैक के बाद पाकिस्तान तो इतना डरा हुआ है कि उसके रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक तक में आने का साहस नहीं कर पाए। सोचिए बात, पुंछ अटैक के बाद भारत की इतिहास जानते हुए इस्लामाबाद इस डर में है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। हालात ऐसे हैं कि जब एससीओ रक्षा मंत्रियों की कल बैठक हुई तो पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री की भारत के सामने आने की हिम्मत तक नहीं हुई। उनकी जगह पाकिस्तानी पीएम के स्पेशल असिस्टेंट ने अपना पक्ष रखा। सोचिए जरा, यह हालत है इनकी। हम क्यों कह रहे हैं कि पुंछ अटैक के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है? क्योंकि उस मुल्क में इस वक्त भारत के बदले की चर्चा है। खुद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा कि भारत एक और
सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। कूटनीति विदेश नीति के बाद बात देश की राजनीति की, जो सीएम केजरीवाल के बंगले पर हो रही। बंगला ड्रीम्स में नया खुलासा, चौंकाने वाला दस्तावेज। सबसे पहले वो सवाल जो सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, क्या वो अपने लिए पीएम आवास जैसा बंगला बनवाना चाहते थे? केजरीवाल के सरकारी बंगले को लेकर नया विवाद सामने आ चुका है। एक दस्तावेज से पता चला है कि सीएम आवास के विस्तार की योजना बनाई गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर यह इस योजना को विस्तार देने की तैयारी थी। इसके लिए फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगले के आसपास में बने कुछ सरकारी घरों को खाली कराया गया, फिर उन्हें तोड़ा गया था और कुछ दूसरे घरों को तोड़ने की तैयारी है। इस नए हंगामे पर टीवी 9 भारतवर्ष ने केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों से सवाल पूछे तो उनका क्या रिएक्शन था, यह दिखाने से पहले पूरा केस समझिए। यह है दिल्ली में 8 फ्लैग स्टाफ रोड और राजपुर रोड का मैप। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के सरकारी आवास को विस्तार देने के लिए फ्लैग स्टाफ रोड के 2 बंगलों को खाली कराया गया है, जबकि राजपुर रोड के 8 फ्लैट खाली कराए गए। जिन अधिकारियों के आवास को खाली कराया गया है या उन्हें घर छोड़ने के निर्देश जारी हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों में उनके नाम भी लिखे हुए हैं। आईएएस भूपेंद्र सिंह भल्ला का 8B बंगला खाली कराया गया है। आईएएस मनीष गुप्ता का 8A बंगला खाली कराया गया है। केएस सहरावत, आईएएस नेहा बंसल, गुरदीप सिंह, चारू अग्रवाल, विनोद कुमार और रमेश कुमार को 45 राजपुर रोड से फ्लैट खाली कराकर अलग जगह शिफ्ट किया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का जो आवास है वो कितना बड़ा है। ठीक सामने जो आप ये बैरिकेटिंग देख रहे हैं, उस बैरिकेटिंग से लेकर जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां तक अरविंद केजरीवाल का आवास है और बाकायदा सिक्योरिटी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट यहाँ पर है। इसके अलावा जो एक नया विवाद अब अरविंद केजरीवाल के इस आवास के साथ जुड़ गया है वो ये है कि बीजेपी का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों के जो फ्लैट थे उनको खाली कराकर अरविंद केजरीवाल अपने इनका जो आवास है, जो उनको ये बंगलो है, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि इसका विस्तार करने जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ठीक अरविंद केजरीवाल के बंगले के बराबर में जो 8A और 8B ये जो कंपाउंड है, जिसमें तकरीबन 8 सरकारी फ्लैट थे, इनको खाली करा लिया गया है और जो बंगलों का विस्तार है अरविंद केजरीवाल का, वो यहां तक किया जा रहा है। यानी कि ठीक सामने से लेकर और ठीक जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ तक आरोप है कि बंगले का विस्तार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के, और उसको लेकर अंदर बाकायदा कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। जो आप ये 8A बंगला देख रहे हैं, जो आप ये कंपाउंड देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर कई आईएएस लेवल के अधिकारी रहते थे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहते थे, जिनसे हाल ही में ये फ्लैट खाली कराए गए और यहाँ पर फिलहाल कंस्ट्रक्शन की जा रही है। इस नए दावे के बाद बीजेपी को फिर से आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीधे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। अभी जो डॉक्यूमेंट है वो तो ये दर्शाते हैं कि जो कल तक वो कहते थे आज उसके बिल्कुल उल्टा है। उसमें वो मानसिकता है जो आपको जनता से बड़ा राजा बनकर रहने को प्रेरित करती है। कहीं ना कहीं सोच है जो हम जनता जो हमें ट्रस्ट करके बेचती है, उसके पैसे को अपनी व्यक्तिगत सुविधा में उड़ाना चाहते हैं। लेकिन किरंतु मगर सवाल खड़ा होता है कि जब इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी से सवाल किए तो दोनों मंत्री बिना जवाब दिए क्यों निकल गए। आप मिनिस्ट्री भी है, एक नया आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास को बढ़ाने के लिए 8 फ्लैट को तोड़ा जा रहा है। नया आरोप लगा रहे हैं, नया आरोप लग रहा है, 8 फ्लैट 6 दिन लग गए, आरोप लगा है। दिल्ली से उलट एक मामला तेलंगाना का है। यहां आम लोगों के टैक्स के 617 करोड़ रुपए अंधविश्वास के नाम पर बहाने का आरोप है। तस्वीरें देखिए पहले। जनता के पैसों की बर्बादी का जीता जागता सबूत यह तेलंगाना का नया सचिवालय है, जिसका 2 दिन बाद 30 अप्रैल को उद्घाटन होना है। लेकिन उद्घाटन से पहले नए सचिवालय को लेकर पुराने विवाद और राजनीतिक लड़ाई फिर से उभर आई है। सियासत की वजह है इस बिल्डिंग के निर्माण की वजह, इसका डिजाइन
और इस पर हुआ बेतहाशा खर्च, ये तीनों बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको चौंका देगी। तेलंगाना के सचिवालय भवन के निर्माण की वजह सीएम केसीआर का एक हैरान करने वाला अंधविश्वास है, इसका छिपकली कनेक्शन है। दूसरी कंट्रोवर्सी सचिवालय भवन के गुंबदों को लेकर है, जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि देखने में ताजमहल के आभास कराएं। तीसरा विवाद नए सचिवालय भवन पर खर्च पैसे को लेकर भी है, जिसे बनाने के लिए केसीआर सरकार ने तेलंगाना की जनता के 617 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नए सचिवालय भवन के बनने की कहानी तेलंगाना के गठन के तुरंत बाद शुरू हुई। 2014 में जब आंध्र प्रदेश को बांटकर अलग तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तब हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी माना गया। तब सचिवालय के रूप में चुना गया 1888 में बने ऐतिहासिक सैफाबाद पैलेस को, लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर को सैफाबाद पैलेस रास नहीं आया। वो सरकारी मीटिंग सचिवालय के बजाय सीएम आवास में करने लगे। सवाल ये है कि केसीआर ने ऐसा क्यों किया? दरअसल सैफाबाद पैलेस से अंधविश्वास का एक पुराना किस्सा जुड़ा है। शायद यही किस्सा केसीआर के दिमाग में बैठ गया, जिसके बाद उन्होंने पैलेस को तेलंगाना के लिए अशुभ बता दिया और ये कहा कि इतिहास गवाह है कि सैफाबाद पैलेस किसी के लिए भी शुभ साबित नहीं हुआ है। पक्के तौर पर सचिवालय में वास्तु दोष है, तेलंगाना को परेशानी नहीं होनी चाहिए। केसीआर की अंधविश्वास से भरी बातें राजनीतिक मुद्दा बनी। उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन सीएम के चंद्रशेखर राव अड़े रहे। केसीआर को सैफाबाद पैलेस अशुभ क्यों लगा, इसकी भी एक कहानी है। हैदराबाद के छठे नवाब महबूब अली खान ने 1888 में खूबसूरत सैफाबाद पैलेस बनवाया था, लेकिन महबूब अली पैलेस में पैर नहीं रख पाए। किस्से हैं कि दो लोकल रईसों ने नवाब को पैलेस से दूर रखने की साजिश रची। जब नवाब पैलेस जा रहे थे, तब एक विशालकाय छिपकली को रास्ते में छोड़ दिया गया। छिपकली का रास्ता काटना अपशकुन माना गया। इसके बाद नवाब ने महल पर ताला लगवा दिया। ये ताला करीब 50 साल तक लटका रहा। शायद यही बात केसीआर को खटकती रही और उन्हें सैफाबाद पैलेस के सचिवालय से दूरी बना ली। केसीआर ने 2014 से ही सैफाबाद पैलेस के वास्तु पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो खुलकर पैलेस को अनलकी बताते रहे। मुख्यमंत्री बनने के 2 साल के अंदर ही केसीआर की अनलकी सैफाबाद पैलेस को गिराकर नया सचिवालय बनाने के आदेश दे दिए। जुलाई 2020 में सैफाबाद पैलेस को गिरा दिया गया। बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी नए सचिवालय के निर्माण को सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची बता रही है। हालांकि केसीआर सरकार सचिवालय की नई बिल्डिंग को तेलंगाना के डेवलपमेंट से जोड़ रही है। आइए जल्दी से बिल्डिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो विवादों की जड़ है। तेलंगाना सचिवालय की 6 फ्लोर की बिल्डिंग की ऊंचाई 265 फीट है। बिल्डिंग में 5 मंजिल की ऊंचाई के बराबर 2 विशाल गुंबद बनाए गए हैं। इसके अलावा 34 छोटे गुंबद भी हैं। बिल्डिंग के ऊपर 13 फीट का राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है। सचिवालय में कुल 635 कमरे हैं और 30 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। सभी मंत्रियों के लिए स्पेशल चैम्बर है। सचिवालय की 6ठी मंजिल पर मुख्यमंत्री का चैम्बर बनाया गया है। सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनाया गया है। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई गई है। सचिवालय परिसर में हेलीपैड भी बनाया गया है। वैसे अंधविश्वास का आरोप और केसीआर का रिश्ता पुराना है। 2016 में वास्तु दोष दूर करने के लिए केसीआर नए घर में शिफ्ट हुए। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। केसीआर अंक ज्योतिष पर बहुत भरोसा रखते हैं। वो 6 नंबर को लकी मानते हैं। इसी वजह से उनकी ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट 6 नंबर की हैं या उन नंबरों का जोड़ 6 आता है। जून 2014 में जब केसीआर ने सीएम पद की शपथ ली तो इसके लिए दोपहर 12:57 का समय चुना गया, क्योंकि इसका जोड़ भी 6 आता है। केसीआर अपनी अहम बैठकों के समय को लेकर भी खास ध्यान रखते हैं ताकि टाइम का जोड़
6 अंक आए। केसीआर ने 12 दिसंबर 2018 में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। टाइमिंग ज्योतिष से पूछकर तय की गई। उन्होंने ज्योतिष के कहने पर ही समय से पहले विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। हैरानी की बात है कि केसीआर ने नए सचिवालय में 6ठे फ्लोर पर ही अपना चेंबर बनवाया। सचिवालय में प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया गया। वो 30 अप्रैल को दोपहर 1:20 पर सचिवालय में अपने चेंबर के अंदर बैठेंगे। अंधविश्वास के इन किस्सों को लेकर केसीआर निशाने पर रहते हैं। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना दौरे पर में केसीआर पर हमला किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों से तेलंगाना की रक्षा करनी है। तेलंगाना के बाद चलते हैं कर्नाटक, जहां इन दिनों चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ जमकर विषवमन किया जा रहा है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीले सांप कहा, तो आज बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या बोल दिया। ऐसी जहरीली राजनीतिक टिप्पणियों के बीच हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। हेट स्पीच को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हेट स्पीच पर बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने कहा कि भाषण देने वाले व्यक्ति का धर्म देखे बिना कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जाए। यह भी कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाया है। इससे पहले कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को भी विवादित बातें बोलने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि अगर नेताओं ने जहरीले कमेंट किए तो हेट स्पीच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में जहरीले बयानों का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल खड़गे बोले, आज बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ. कर्नाटक के चुनावी रण में आज भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान गूंजता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है। कर्नाटक के चुनावी मैदान में जहर बुझे बयानों पर हो रहे वार पलटवार पर यह रील देखी। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विशेला सांप जैसे। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विशेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला। और अब देखते हैं टॉप 9 न्यूज। राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम केस में दोष सिद्ध पर रोक लगाने की याचिका पर कल गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लोअर कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। ममता सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन। दिनाजपुर में बीजेपी नेता की हत्या और पिछले हफ्ते एक लड़की के रेप और मर्डर के विरोध में 12 घंटे बंगाल बंद रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार। आज बलरामपुर में
दौरा किया। योगी ने कहा, हमने माफिया को जेल भेजा, पहले जो अकड़ कर चलते थे वो गले में तख्ती लगाकर भीख मांग रहे हैं। यूपी में आगरा में के गोवर्धनपुरा गांव में विकास नहीं होने पर लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने दी सीबीआई जांच को मंजूरी। अप्रैल 2020 में पालघर में 3 साधुओं की हुई थी हत्या। बिहार के रोहतास में शराब माफिया ने किया एक्साइज विभाग की टीम पर हमला। घटना में महिला सब इंस्पेक्टर समेत 6 कर्मचारी घायल, 3 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। जिया खान सुसाइड केस में एक्टर सूरज पांचोली बरी। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सूरज पांचोली को बरी किया। सूरज पांचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दंतेवाड़ा के शहीदों को श्रद्धांजलि, नक्सलियों का पुतला किया गया दहन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरकर नदी में गिरी मालगाड़ी। लिथियम आयन बैटरी से भरे कंटेनर नदी में डूबे। और अब देखते हैं युद्ध से जुड़ी खबरें, क्योंकि आज रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला वॉर जोन दहला, यह आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में आज की पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमले की तैयारी पूरी कर ली। ब्रेकिंग म्यूजिक जरूर ऑन रखें इसमें। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सेई रेजनिकोव का दावा, नेटो देशों से मिले हथियारों पर चल रही है ट्रेनिंग। यह बड़ी खबर है, नेटो देशों से मिले हथियारों पर चल रही है ट्रेनिंग। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करें, अमेरिका रूसियों की मौत में सीधे दे रहा है योगदान। फिर से विजय को ब्रेक करें, यूक्रेन को आर्थिक मदद देकर पहुंचा रहा है नुकसान। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का बयान। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रशिया ने आज हमला किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रूसी हमले के बाद यूक्रेन का काउंटर अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स विजय। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन के 5 ड्रोन ने बेलगोरोड पर किया अटैक। यूक्रेन रूस बॉर्डर के नजदीक है बेलगोरोद, यानी यूक्रेन ने आज बेलगोरोद पर किया काउंटर अटैक। 5 ड्रोन से किया काउंटर अटैक। खबर, 9 मार्च के बाद पहली बार यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करें। रूसी हमले में ओमन की एक इमारत पूरी तरह तबाह। मिसाइल अटैक में मरने वालों का आंकड़ा 19 पर पहुंचा। 18 जख्मी लोगों में 9 की हालत गंभीर। रूस ने यूक्रेन के 27 शहरों पर किए हमले। रूसी मिसाइल और रॉकेट से दहला पूरा यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव का सबसे विध्वंसक जवाब दिया है। आइए तबाही की रूह कांपने वाली सबसे विस्फोटक 4 तस्वीरें देखते हैं। ये देखकर आप समझ जाएंगे कि यूक्रेन की क्या हालत हो गई है। ये देखिए अब आप, मिसाइल अटैक से लगी आग, रॉकेट अटैक में इमारत खाक, बस पर रॉकेट। डोनेस्क, नीप्रो, उमन और कीव में अटैक जो किया है उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में रूस की मिसाइलों ने कई और जगहों को टारगेट किया है। रूस की स्ट्रैटेजी इस बार सिर्फ मिलिट्री बेस या हथियारों के गोदाम को नष्ट करना नहीं था। रूस की मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों में भी गिरी जहां आम लोग रहते थे। हम आपको उस हमले के 10 वीडियो दिखाते हैं। देखिए जरा, ये 10 तस्वीरें देखिए अब आप। क्रेमनाचुक, नीप्रो, निकोलेव, पोल्टावा, चारकेसी, किस तरीके से ये हमले किए गए। कीव, सेवरिस्क, मिकोलीव, डोनेस्क, सोलेदार, यहां पर हमले दिए गए।
ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और ये साफ दिखा रहा है कि आखिर रशिया ने अब मन बना लिया है। और एक गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन का एक भी एरियल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। यूक्रेन को रूस के काउंटर अटैक में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। सीधे आइए, ज़ेलेंस्की सोचते रहे, पुतिन का कहर टूट पड़ा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओमन में यह देखिए अब आप, मिसाइल अटैक में 11 की मौत, इसमें अपडेट भी हो गया है और लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में 400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। कुपियांस्क में 110 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, लीमन में 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, फिर ज़ैपोरिजिया में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, खेरसॉन में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इस सब के बीच में यूक्रेन में जहां बम गोले गिर रहे हैं, बारूद बरस रहा है, वहां बेहद खतरनाक हालात में टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद हैं। आज टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा उस डोनेट्स्क में पहुंचे जहां यूक्रेनी फोर्स रॉकेट की बारिश कर रही है। कम से कम 30-40 रॉकेट गिरे हैं शहर के अलग अलग हिस्से में। लेकिन अब मैं जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो तस्वीर देख के पूरी दुनिया को हिला देने वाली तस्वीर है, झकझोर देने वाली तस्वीर है। और ज़ेलेंस्की को और उसकी सरकार को जरूर जवाब देनी चाहिए। कैमरे पर, टीवी 9 के कैमरे पर अभी जो आप बस देख रहे हैं, ये जली हुई बस है। ये बस जा रही थी, इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। बस में मौजूद पैसेंजर्स सब जलकर मारे गए। बस में अभी भी उनकी बॉडी रखी हुई है। आज सवेरे जब रूस की तरफ से यूक्रेन के 9 इलाके पर हमले हुए हैं तो अब यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। हम इस वक्त डोनेट्स्क में ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां अब से महज 15-20 मिनट पहले यूक्रेन की तरफ से 2 रॉकेट गिराए गए। यहां से महज कुछ ही दूरी पर मैं खुद मौजूद था और यहाँ क्या तबाही का मंजर है वो हम आपको दिखाते चले। सबसे पहले देखिए जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रॉकेट गिरा था। जो रॉकेट गिरा वो उससे कितना डैमेज हुआ है, कितना बड़ा इम्पैक्ट था, किस तरीके का था, और इस वक्त हम आपको यहाँ चारों तरफ जो घर है वो सब भी दिखा रहे हैं कि देखिए कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। टीवी 9 की टीम के डोनेट्स्क पहुँचे हुए महज कुछ घंटे हुए होंगे और इसके बीच में 2 जोरदार धमाके की आवाज़ हमें सुनाई दी और डोनेट्स्क इलाके के ठीक केंद्र में यानी सेंट्रल इलाके में इस तरह से एक बड़ा सा 2 रॉकेट गिरा और जिसकी वजह से यहाँ देखिए कि इसका इम्पैक्ट ये था कि इसके ठीक पीछे वाला जो स्ट्रीट है वहाँ तक लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और 30 अप्रैल के उस बिगुल का आलम ये देखिए कि इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ घर के आसपास में। और निश्चित तौर पर जिस 30 अप्रैल को लेकर डर था कि यूक्रेन के भयावह हमले होंगे वही हो गया है, वो शुरुआत हो चुकी है। रूस का पलटवार यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन का पलटवार रूस की तरफ से और इन सब के जद में सिविलियन इलाके भी आ रहे हैं जिसका प्रमाण है उस जगह से जहां पर टीवी 9 की टीम मौजूद है। कैमरे पर आप उन दृश्यों को देख पा रहे होंगे और इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि अभी तो 72 घंटे बचे हुए हैं। और देखिए बीच बीच में धमाके की आवाज़ हो रही है, लगातार हो रही है। काउंटर अटैक से बचने की तैयारी कर रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके की किलेबंदी जारी। कई मोर्चों पर रूसी सेना लगातार ट्रेंचेस बना रही है। रूसी तैयारी पर अमेरिकी थिंक टैंक का खुलासा। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रंट लाइन पर रूस तैयार है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना काउंटर अटैक से बचने के लिए एक्टिव है। 800 किलोमीटर ट्रिपल फोर्टिफाइड लाइन को मजबूत कर रहा है। सूख रहे कीचड़ वाले इलाके में खास तैयारी कर रहा है रूस। दक्षिण में खेरसॉन से उत्तर पूर्व में 500 मील तक सेना अलर्ट है। हर मोर्चे पर किलेबंदी के लिए ट्रेंच बना रहा है रूस। किसी भी हमले को नाकाम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फायदे के लिए देशों को ब्लैकमेल करता है यूएस। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु का अमेरिका पर गंभीर आरोप। शोइगु ने कहा रूस चीन को घेरने के लिए करता है इस्तेमाल। सीधा आइए इसकी बिग वॉल पर। यह बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। रूस का आरोप, ब्लैकमेलर है सुपर पावर। यह देखिए, यूक्रेन वॉर के बीच रूस के रक्षा मंत्री का गंभीर आरोप। नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाई कराओ। विजय, अमेरिका दुनिया के कई देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, यह इन्होंने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट विद द ब्रेकिंग म्यूजिक। मॉस्को बीजिंग से लड़ने के लिए देशों को ब्लैकमेल करता है। नेक्स्ट दिखाइए, आप क्षेत्रीय गठजोड़ बनाने के लिए दबाव का सहारा लेता है यूएस, यह दिखाइए।
उभरती ताकतों को कमजोर कर अपना प्रभुत्व बनाता है यूएस, ये इन्होंने कहा। दिल्ली के एससीओ समिट में सरगेई शोइगु ने यूएस को घेरा। फिर किस तरीके से ये सब कुछ कहा, उससे साफ दिखाई देता है कि मैसेज इनका एकदम लाउड एंड क्लियर है।